अच्छा जी, तो हमने कल कोई होमवर्क नहीं दिया था, बट हाँ कल हमने बहुत सारे पास पेपर किए थे और आई होप अब आपको वो चीज़ें क्लियर हैं। तो सर अपने पास अब हेडिंग डाल दें फाइनली ऑपरेटिंग लीज की, जल्दी से। अच्छा सर, मैकबुक और विंडो बेटर फॉर अ ट्रेनी स्टूडेंट। यार आपके लिए विंडो बेटर है क्योंकि मैकबुक इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विथ एवरीथिंग, तो आपको जो है वो कनेक्टिविटी का बड़ा इशू आता है। सही जी, हेडिंग डाल रहे हैं हम कौन सी भाई? ऑपरेटिंग लीज की। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग लीज में एक की बुक से एसेट जाता नहीं है और दूसरे की बुक में एसेट वो भी तब जब वो कहे कि लेसी के लिए भी फाइनेंस लीज नहीं है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, आप जल्दी से मुझे बताओ, लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज कब होगी? बाय डिफॉल्ट मींस जब उन 5 में से कोई भी कंडीशन मीट ना हो। तो आपने डेफिनेटली कौन सी अकाउंटिंग करनी है? ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग करनी है। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब ज़रा बात समझिएगा। हमने कहा ऑपरेटिंग लीज के अंदर, सही जी, रेंटल कुछ ये थे, प्लीज़ सुनिएगा। हमने कहा कि भाई ईयर 1 के एंड पे हमें देना है 1,20,000, ईयर 2 यानी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2020, 2021, 2022 और 2023। सही जी, ये आ गया 1,20,000 और हमने कहा कि भाई हर साल रेंटल 10% से इंक्रीज हो रहा है। सही है? अच्छा भाई, मैंने कहा कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 12% है। डिस्काउंट रेट कितना है? 12% है। तो मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू एट 12% ले लें भाई आप। तो मैंने कहा इसको मैंने डिवाइड किया 1.12 की पावर 1 से। चेक कर लो, यही आती है प्रेजेंट वैल्यू। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम तो चेक कर रहे हैं ना कि फाइनेंस लीज है या नहीं है। ये क्या था? सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये क्या है? सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ऐसा है? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एसेट की फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए, हाँ भाई, अगर मैं कहूं एसेट की फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे? फेयर वैल्यू से, तो परसेंटेज कितनी आती है? 83%। क्या ये फाइनेंस लीज है या नहीं है? नहीं है ना, 90% होनी चाहिए। भाई हमने क्या सीखा था, याद करो कंडीशंस में, कि लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू अगर फेयर वैल्यू के 90% या उससे ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि वो लीज कौन सी लीज है? फाइनेंस। क्योंकि आप एक बंदे से फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट 90% की रिकवरी कर रहे हैं, जो कि इस केस में आपको होते हुए नहीं दिखता। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से मेरे बच्चों, बिल्कुल फोकस के साथ जल्दी बताओ। वेरी गुड, ये आ गया 83%। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने ये कहा यूजफुल लाइफ है इसकी 10 ईयर्स। यूजफुल लाइफ कितनी है? तो मैंने कहा ये आ गया क्राइटेरिया 1, जो हमने ये किया। ये कौन सा क्राइटेरिया? क्राइटेरिया 1 के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 90% ऑफ फेयर वैल्यू। भाई यही था ना? हमने चेक किया, हमें नहीं दिखा। पहला काम हमने ये किया। सर दूसरा क्राइटेरिया क्या था यूजफुल लाइफ का?
तो मैंने कहा मेरी जो लीज टर्म है वो कितनी है, यूजफुल लाइफ कितनी है, मैंने उसको इससे डिवाइड किया 40%। क्या ये फाइनेंस लीज है? हाँ भाई, क्या ये फाइनेंस लीज है? नो सर, इसमें भी ये फाइनेंस लीज नहीं है। हमने कहा भाई बिल्कुल कटा दो, नहीं है। अच्छा, ऊपर भी मैं ये लिख दूं फाइनेंस लीज नहीं है। कितने क्राइटेरिया हो गए? 2। मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई ये है क्राइटेरिया 2। हाँ भाई, क्राइटेरिया 3 बीपीओ नॉट अवेलेबल। चौथा कंपल्सरी ट्रांसफर नॉट अवेलेबल। स्पेशलाइज नेचर का भी नहीं है। जब सर ये सारी चौरंगियां नहीं है तो ये चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये कौन सी लीज है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग थी भाई, वैसे ही ऑपरेटिंग थी। मैं तो चेक कर रहा था कहीं फाइनेंस में तो नहीं चली गई, तो नहीं गई, ऐसा ही है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? टू बी वेरी स्पेसिफिक वी नीड टू चेक। चलें जी, आगे चलें। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, अब मुझे अकाउंटिंग करनी है फॉर ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज में कह रहा है कि देयर शुड बी नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन योर अकाउंटिंग। हाँ भाई, हम क्या कह रहे हैं? कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं होगा अकाउंटिंग के अंदर। अब आपने मेरी बात फोकस होकर सुननी है इधर प्लीज। तो वो कहता है आपने जो यहां पे रेंटल रखे हुए हैं ये वाले, प्लीज यहां फोकस होकर देखिएगा। आपने जो यहां पे रेंटल रखे हुए हैं ये वाले, इस साल के, अभी पता है क्या लग रहा है? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट इज फ्रॉम लेसी ओनली, डज इट इंक्लूड यूजीआरवी? अनगारंटीड नहीं आती ना भाई उसमें, इट डज नॉट इंक्लूड लीज पेमेंट। सही है? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ इधर फोकस के साथ। मैंने ये कहा 120, 132, 145, 200 और 159720 के रेंटल्स हैं जो मुझे कौन देगा? लेसी देगा। अच्छा, अब आपको ये स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जब आप ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, जब आप ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग में, लीज की अकाउंटिंग में आप स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम बुक करेंगे। हाँ भाई, कौन से बेसिस पे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। यानी आप मेरी बात को समझें, कहने का मकसद ये है, मेरे बच्चों कि आप ये नहीं करेंगे 1,20,000 की इनकम पहले साल में, 1,32,000 की इनकम दूसरे साल में, 1,45,200 की इनकम तीसरे साल में और 1,59,720 की इनकम चौथे साल में। ऐसा नहीं होगा। वो बोल रहा है इन सबको सम करो, इन सबको सम किया मैंने और उसको डिवाइडेड बाय कर दिया 4 इयर्स, तो ये आ गया मेरा एवरेज इनकम। ये क्या आ गई? अब प्लीज मेरी बात को फोकस होकर सुनना। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने पूरी लीज टर्म में जितने भी पैसे लेने हैं आप उसको इवन आउट कर दो, इक्वल बुक करो। पैसे भले आगे पीछे रिसीव करते रहना। इसका रीजन बताता हूं। ये कहा गया कि ऑपरेटिंग लीज में लोग टोपी ड्रामे करते हैं। जिस साल ज्यादा इनकम करनी होती है उस साल बोलते हैं आगे पीछे कर लो। भाई लेट से एक बंदा है जिसको ईयर 2 में इनकम ज्यादा चाहिए, तो बोलेगा 159 वाली पहले दे दो।
132 की बाद में दे दो, क्या लीज की पेमेंट्स चेंज हो गई हैं? वही हैं, वही हैं। टाइमिंग क्या हो रही है? आगे पीछे हो रही है। तो ये सेटिंग खत्म करने के लिए बोला भाई ये होशियारी नहीं चलेगी। अगर आप ऑपरेटिंग लीज के ऊपर है तो आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो एवरेज बेसिस पे करनी है। वो कैसे करनी है अभी सिखाता हूं। यानी इनकम आप एवरेज पे बुक करेंगे। इनकम आप, अच्छा आप पहले लिखना बंद करेंगे और मेरी बात समझेंगे ताकि दिमाग में चिपक जाइए। एवरेज इनकम का मतलब यह है कि देखो पहले साल पैसे कितने मिलेंगे जल्दी बताओ। 120। इनकम कितनी निकाली है मैंने? पता है हुआ क्या है? हुआ यह है कि मेरे जो बकाया सालों की इनकम है ना, उसका यानी बकाया सालों की जो रिसीट है उसका कुछ हिस्सा यहां बुक हो रहा है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं इनकम कम या ज्यादा बुक करूंगा। पूरे 4 साल में वही इनकम बुक होगी जो होनी चाहिए। मसला सिर्फ ये हुआ है कि जो आगे आने वाले सालों के जो रिसीट है ना, उसका एक हिस्सा स्प्रेड हो गया है, जो हर साल इक्वली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है और इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या इससे फायदा नुकसान है या खाली इवन आउट हो गया है? इवन आउट हो गया। तो अगर मैं पहले साल की अकाउंटिंग करूं मेरे बच्चों यहां पर, तो मैंने कहा मुझे कैश कितना मिला, वो तो एग्रीमेंट के हिसाब से मिलेगा। मैं रेंटल इनकम कितनी रिकॉर्ड करूं? 139,320। अच्छा मैं बोलूं कि सर बाकी मेरा आएगा रेंट रिसीवेबल, कितने का? 19,230 का। इसमें कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम जैसी चीज दिखती है? क्योंकि फाइनेंस लीज नहीं है। कौन सी लीज है? सीधी सीधी इनकम। फर्क इतना है कि क्या कैश के हिसाब से इनकम बुक करोगे या अक्रूवल पे एवरेज के हिसाब से? एवरेज पे हिसाब से। यानी आप सिंपल ये कहें ना कि पहले साल में पैसे 120 आ रहे हैं पर इनकम में बुक कर रहा हूं तमाम पेमेंट्स के एवरेज की। यानी ये कह लें कि हर साल जो आपको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो 4 सालों में डिवाइड हो गए। वो 4 सालों में डिवाइड हो गए, आप इक्वली बुक करें। हम इनडिफरेंट हैं, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है, ये कॉपी करें। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ, क्लियर है ये? कोई मसला है इसमें? कोई इशू? आसान है ना ये? वेरी गुड। अच्छा कल आपको समरी मिल गई थी ना लीज की, और मैंने उसमें शेड्यूल भी दे दिए आपको बना के। तो अगर कभी आपको एक व्यू लेना हो कि भाई शेड्यूल किसका कैसे बनना है तो वो भी है उसमें। चलिए मुझे एक बात बताएं, दूसरे साल की एंट्री क्या बनेगी? कैश कितना लाऊं? 132 और इनकम 139,230। आपका रिसीवेबल आ गया 7,320। मैं आपसे पूछूं ईयर 2 के आखिर में सही है टोटल रिसीवेबल कितना है? तो आप बोलेंगे 7,230 प्लस 19,230। ये दोनों का सम आ गया ना, 7,230 प्लस 19,230। दो 2021। हाँ भाई अब बताएं,
यानी प्लीज फोकस के साथ कि तीसरे साल क्या एंट्री बनेगी? इनकम सेम एवरेज पे। अच्छा सर, ये तो रिसीवेबल कम हो रहा है अब रिवर्स करेंगे, क्योंकि वो जो आपने आगे आने वाले सालों की रिसीट को स्प्रेड किया था ना, वो रिकवर हो रही है, अब वो रिकवर हो रही है। तो हमने कहा कि भाई अब रेंट रिसीवेबल 5970 रिकवर हो गया, ऐसा ही है। तो हमने कहा ईयर 2 का जो टोटल रिसीवेबल है उसमें से ये माइनस कर दो, तो ये बच गया 26460 माइनस 5970, ये ईयर 3 आ गया। हाँ भाई, आखिरी साल रेंटल इनकम विल रिमेन सेम। आपके पास कैश कितना आएगा आखिरी साल में? 159720, और ये देखो एग्जैक्ट वही रिकवर हो गया जो बच गया था। तो बेसिकली जो आपने आगे आने वाले सालों की रिसीट को पिछले सालों में इवन आउट करके स्प्रेड किया था, वो अब जाके क्या हो गया? रिकवर हो गया। सैटरडे को रखूँगा, कल नहीं है। कल नहीं, नहीं कल तो मना की है मैंने। नहीं नहीं, बेवकूफ़ पागल है, फिर उसको दलील करना पड़ेगा। अपडेट किया, डिलीट हो गया ना? हाँ नहीं, डिलीट हो गया, वरना भी वो फिर आज वैसे ही सुबह उसकी अगला स्टैंडर्ड हम करेंगे अगेन द मोस्ट डेडलीस्ट कंसोलिडेशन। यूं चलो, आप लोगों की एक बला तो खत्म हुई। प्लीज, मुश्किल नहीं है यार, प्रैक्टिस तो। कितने सवाल हैं बिस्मा? देखें सवाल कितने बुक में अभी तक मिली माशाल्लाह। तो ये है ना, यहाँ से मिलेगी ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ऑर्डर क्यों की है? लो, बुक तो यहाँ से मिलेगी, सामने फाइनेंस से। हाँ, ये देख लो। लास्ट 2 ईयर की एंट्री भाई देखो, सिंपल है, रेंटल इनकम सेम है, पैसे आ गए और बाकी पैसे रिकवर हो रहे हैं। 59720 बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि आपने जो पिछले सालों में इनकम रिकॉर्ड की थी आगे आने वाले सालों की रिसीट की, अब वो रिकवर हो रही है ना। हाँ जी, हो गया ये। कितने हैं? बहुत है ना। 78 से 236 तक सिर्फ लीज है ना। तो करते रहो सवालात। मैं तो तुम्हें कहा था कि मेरा पहला इश्क FAR 2 था, तो आप देखें कितने सवाल आते हैं, करते रहें, थक जाएंगे आप, फिर और बोलेंगे और दे दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करो, पास पेपर्स भी करो। पास पेपर तो सारे करा दिए मैंने, वो तो बहुत आसान है। चलें जी, यहाँ तक क्लैरिटी है भाई। चलें अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको।
चलें जी, लीज एंट्रीज बनानी है आपने। सही है जी। इसके लिए आपके पास 10 मिनट है, करें अच्छे से सोच के। देखो अब लीज पेमेंट में मेरे ख्याल से डाउन पेमेंट भी आती है लीज पेमेंट में, तो ये भी तो एवरेज होगी ना। वो कहता है जो भी आपको रंग व नस्ल की पेमेंट मिलेगी उन सबको आपने वन टाइम रिकॉर्ड करना है या ओवर द पीरियड? ओवर द पीरियड। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एवरेज रेंटल की कैलकुलेशन करूँ, सही जी, तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू, आपने सम किया ये और इसमें प्लस किया कितना, 40,000। जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करा दें 4 से, तो ये आपका आ गया एवरेज रेंटल। यानी जो इवन आप पहले दिन पे रिसीव कर रहे हैं वो भी पहले दिन पे इनकम रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लीज में जो भी लेकर आएंगे वो सब एवरेज हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। तो अगर मैं सिर्फ 2021 की एंट्री बनाऊं, 2021 की एंट्री बनाऊं, तो 2021 में इवन तो मुझे कोई रेंटल नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं फ्यूचर में जो रेंटल मिलने हैं उसका एवरेज हिस्सा बुक करूंगा और बाकी क्या बुक हो जाएगा, रिसीवेबल। तो क्या ये बात समझ रहे हो कि अगर रेंट फ्री पीरियड भी है तो इवन दो इस साल कुछ रिसीव नहीं कर रहा, पर पूरे लीज पीरियड की जो इनकम है वो स्प्रेड होगी ना, तो इस साल सर्विस तो दे रहा हूं ना, तो कुछ हिस्सा तो बुक होगा ना, चाहे पैसे मिले या ना मिले, रिसीवेबल में आ जाएगा। तो हमने कहा कि भाई आप यहां पर कैश तो पहले दिखाएंगे कितने का, 40,000 रुपये का कैश तो दिखेगा, डाउन पेमेंट है ना। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं दिखा दूं रेंटल इनकम कितने की। अच्छा, फिर मेरे पास आ जाएगा रेंट रिसीवेबल कितने का जी। अच्छा, अगर ये डाउन पेमेंट नहीं होती ना तो बाखुदा पूरा रिसीवेबल बन जाता। बात समझ आ रही है? हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चों बात क्लियर है? अगर ये नहीं होता तो पूरा का पूरा रिसीवेबल बन जाता। सिंपली एक चीज होती कि फ्यूचर वाले रेंटल्स के स्प्रेड होने की वजह से एक हिस्सा यहाँ इनकम का बुक होता, मिलता कब, बाद में, क्योंकि वो कह रहा है भाई इवन आउट कर दो, पैसे रिसीव होने के हिसाब से इनकम नहीं बुक होगी, एवरेज के हिसाब से होगी, रिसीव होंगे तब देख लेना। चलिए जी, फिर हमने कहा भाई अब आप दूसरे साल की एंट्री बता दें मुझे 2022 की। 2022 में फिर रेंटल इनकम इतनी, कैश कितना 134। अच्छा, अब आपकी रिकवरी होते हुए दिख रही है, तो मैंने कहा अब जब रिकवरी हो रही है मेरी तो रेंट रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट कितने से भाई, 1320 से, यह आ गया 2022। अब मैं आ गया 2023 में, कैश कितना मिलेगा जी 149,790, इनकम फ्री यही आ गई, 26 की रिकवरी आ गई। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज आसान है या फाइनेंस लीज? सीधा सीधा हिसाब किताब है, कैश डेबिट इनकम रिसीवेबल फिर रिकवरी, बस। हाँ अभी देखो एक सवाल तुमने किया उसमें आया हुआ है, पर वो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही पार्ट करवाया था ना।
हाँ अभी करते ना, अभी देखते हैं। तो अगर आप इन सब रिसीवेबल्स को सम करोगे तो आपके टोटल रिसीवेबल के इक्वल बन जाएगा जो रिकवर हो चुका है। ये डन हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर यही लेसी के पर्सपेक्टिव से कराऊंगा तो बहुत मुश्किल है, या सेम है? सेम है। कैसे बताता हूँ भाई, अगर आप यही चीज़ लेसी के पर्सपेक्टिव से करोगे तो रेंटल इनकम की जगह एक्सपेंस हो जाएगा, कैश डेबिट की जगह, और जो ज़्यादा एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ, पे कम कर रहा हूँ, पेएबल हो जाएगा। भाई इसमें कोई आवश्यकता, कोई मसला? भाई ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? इसका उलट है वहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं है, एक्सपेंस हो जाएगा उसका ज़्यादा, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जैसे 4 सालों में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ज़्यादा आएगा, फ्यूचर वाले रेंटल्स का एक्सपेंस इस साल गिरेगा, पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो पेबल हो जाएगा, और आगे आते आते सालों में वो सेटल होके ज़ीरो हो जाएगा। पर अगेन लेसी ऑपरेटिंग लीज कब करेगा? जब लो वैल्यू लीज हो या शॉर्ट टर्म लीज हो, बस इन दोनों वजहों से, इसके अलावा नहीं करेगा। चलें अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आप लोगों को ताकि ऑपरेटिंग लीज को हम जड़ से खत्म कर दें। सही है? कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीसी इन ऑपरेटिंग लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीसी इन ऑपरेटिंग लीज should be capitalized and amortized over the period of lease term। एक बेसिक बात लिखी है मैंने भाई मैंने कहा इसी ऊपर वाले सवाल में अगर मेरे बच्चों आप ये कह दें कि लेसर पेड आईडीसी ऑफ ₹20,000, सिर्फ कह रहा हूं कि पूरा सवाल वही रखो, सिर्फ आईडीसी घुसा दो उसमें, तो पता है क्या होगा? इधर देखिएगा, आईडीसी एसेट डेबिट कैश, क्योंकि यहां पे राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट तो है ही नहीं ना जिसमें कैपिटलाइज करोगे, या एनआईएफएल तो है ही नहीं जो रिकवर करोगे, नहीं आई बात समझ? जब हम लेसर की अकाउंटिंग करते थे फाइनेंस लीज के अंदर लेसर आईडीसी पे किया करता था, हाँ या नहीं? तो फाइनेंस लीज के अंदर जब लेसर आईडीसी पे करता था तो कैश को क्रेडिट करके एनआईएफएल को डेबिट करता था और उसको चिपका के रेंटल निकाला करता था। ऐसा है? सॉर्ट ऑफ वो एनआईएफएल में कैपिटलाइज करता था और रिकवर कर लेता था। यहां पे है ही मामूली सी लीज, यहां पे है ही मामूली सी लीज, तो यहां पे अगर वो आईडीसी पे करेगा, एग्रीमेंट चार्जेस पे करेगा, तो वो भी कैपिटलाइज होंगे, पर कोई और एसेट में नहीं, आईडीसी अलग से एसेट बन जाएगा। आपका सवाल होना चाहिए सर इसको मैं दस्ती एक्सपेंस आउट क्यों नहीं कर रहा? भाई इसलिए क्योंकि इसका फायदा 4 सालों का है, तो उसको स्प्रेड भी 4 सालों में करोगे। तो मैंने कहा भाई मैंने 20,000 रुपये सही डेबिट कर दिया, ऐसा ही है, और फिर पहले साल के आखिर में एक एंट्री बन जाएगी आईडीसी एसेट एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 5,000 रुपये से, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। तो हमने कहा कि भाई 20,000 रुपये को आप डिवाइड कर देंगे 4 से, और आखिर में ये आईडीसी एसेट क्या हो जाएगा? 0। तो यानी सिंपल फंडा है कि अगर ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी पे की जाएगी तो वो कैपिटलाइज होगी, अलग से एसेट बनेगा और अमोर्टाइज होगी, कहानी खत्म हो जाएगी। बच्चों कोई मसला है यहां तक? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर लेसी आईडीसी पे करेगा, हाँ जी बच्चों लिखना बंद। अब एक चीज बताओ, तुम बताओगे अगर लेसी
फाइनेंस लीज में आईडीसी पे करता है, फाइनेंस लीज में, तो वो क्या करता है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में क्या अप्लाइज करता है। भाई जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, अगर लेसी फाइनेंस लीज के अंदर आईडीसी पे करता है तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट में क्या अप्लाइज करता है, उसको डेप्रिशिएट करता है। पर ऑपरेटिंग लीज में लेसी के पास क्या कोई आरओयूए होगा, नहीं होगा, तो क्या वो आईडीसी पे नहीं कर सकता, कर सकता है, तो वो भी कैश क्रेडिट करेगा और वो भी आईडीसी एसेट बनाएगा, वो भी स्प्रेड कर देगा कितने सालों में, जो ये पे करेगा वो ये अमोटाइज करेगा, जो वो पे करेगा वो अमोटाइज करेगा। ट्रीटमेंट सेम है ऑपरेटिंग लीज में। बात क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लियर है? तो सेम इज द केस विथ लेसी। यहां तक डन? आपका सवाल मुझसे ये होना चाहिए, सर जब इतने मेहरबान हैं, होम कह रहे हैं कि सर मींस ओवर द लीज टर्म आईडीसी बाय बोथ पार्टी विल बी एक्सपेंस, और बिल्कुल आई सेड द सेम थिंग बट इन उर्दू। इधर मुझे एक बात बताओ जल्दी से सारे बच्चों, आपने ये नहीं पूछा मुझसे सर ऑपरेटिंग लीज में इंसेंटिव भी करा दें, याद आ रहा है? लीज इंसेंटिव, चलें जी बात समझिएगा, यहां पे एक उर्दू में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इट इज अ एडिशनल पेमेंट बाय लेसर, ऐसा है, विच विल रिड्यूस इनकम ऑफ लेसर। अगर इस बात पे आप एग्री करते हैं या नहीं करते? करते हैं भाई, लॉजिकल बात है, मेरी बात समझो। ऑनलाइन वालों प्लीज आइए, तुम लोगों ने भी यह साथ देना है यहाँ पर। मेरा कहना यह है कि ये जो इंसेंटिव है लेसर जो अपनी जेब से देगा, तो लेसर का तो नुकसान है ना, हाँ या नहीं? लेसर का नुकसान है और लेसी का फायदा है। ऑनलाइन वालों यहाँ तक हम साथ हैं, सही जी? अब मैंने कहा कि अगर मैं ये सिनेरियो उठा के लाऊं, ये वाला, सही है, ये वाला जो पहले किया था हमने, सही है? ये सिनेरियो ले आया मैं, ये रेंटल्स हैं और लीज टर्म कितने साल की है? 4 साल की है। मैं बोलूं फर्दर लेसर पेड इंसेंटिव ऑफ ₹45,000 टू लेसी। लीज में एंटर होने के लिए भाई ने 45,000 रुपये अपनी जेब से दे दिए, 45,000 रुपये अपनी जेब से दे दिए। अब प्लीज काम बंद, लिखना बंद, खाली तुम एक चीज सीख लो, यूं खत्म हो जाएगा ये। तुम लोगों ने मुझे अभी कंक्लूड किया कि लेसर का नुकसान है, तुम लोगों ने कंक्लूड किया कि लेसर का कैसा नुकसान है? इंक्लूडेड रेंटल्स में नहीं है, दूसरा जेब से दे रहा है, तो नुकसान ही हो गया ना। और ये नुकसान ऐसे ही है या लीज की वजह से? किसकी वजह से? लीज की वजह से। तो उसने कहा कि बाबू ये जो 45,000 रुपये का तुम आज जो ये एक्सपेंस कर रहे हो ना, उसको घेरने के लिए, लीज में आने के लिए, ये तुम्हारा लीज का खर्चा है, तो इसको तुम वन टाइम एक्सपेंस नहीं कर सकते, इसको तुम वन टाइम एक्सपेंस नहीं कर सकते, तुम इसको स्प्रेड कर देना लीज टर्म के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, अब वो कैसे करना, जरा ये कहता हूं, ये देखना इधर। वो कह रहा है इसको ऐसे स्प्रेड करना कि अपनी एवरेज इनकम निकालते वक्त इसको नेट कर देना, तो ये खुद ही स्प्रेड हो जाएगा। कैसे? आओ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लीज यार तुम लोगों ने बताना है, अगर मैं सम ऑफ रेंटल करूं तो क्या मैं कह सकता हूं ये सम ऑफ रेंटल्स है? ऐसा है सम ऑफ? अच्छा, ये जो सम ऑफ रेंटल है मेरा, ये स्प्रेड हो जाएगा कितने सालों में? 4 सालों में, जो पहले भी हुआ था। पर मैं ये कह रहा हूं कि आज जो तुमने पैसे अपनी जेब से दिए हैं 45,000 रुपये, तुम इसमें से वो माइनस कर लो। तो पहले अमाउंट कितनी थी? 556,
माइनस करने के बाद कितनी है 511, तभी कह रहा हूं फोकस होकर देखना है, लिखना लिखाना नहीं है इधर। मैंने कहा पहले अमाउंट कितनी थी, इसको 4 से डिवाइड कराऊंगा, सब बताना मैथ्स है, इसको 4 से डिवाइड कराऊंगा तो एवरेज इनकम ज्यादा आएगी कम, ज्यादा। अच्छा अगर इसको डिवाइड कराऊंगा, इसको डिवाइड कराऊंगा, इसको डिवाइड कराऊंगा, कम। जब इसको डिवाइड कराऊंगा कम आएगी तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 इयर्स रखूं, अगर मैं डिनोमिनेटर में 4 इयर्स रखूं, आप मुझे एक बात बताएं तो टेक्निकली वो 45,000 रुपए का नेगेटिव 4 सालों में फैल गया, 4 सालों में फैल गया, तो मेरी अगले आने वाले सालों की जो इनकम है वो इसी वजह से 4 सालों में कम हो गई। सर हम अजीब से अभी भी मुंह बनाएंगे ना तो फिर मैं इसको अलग अलग करके दिखाऊंगा। ये देख लो भाई, इसको अगर मैं, ये वाली अमाउंट थी ना, इसको अगर मैं, मेरे बच्चों जल्दी बताओ, 4 इयर्स से डिवाइड कराऊं, हाँ जी, तो पहले बताओ रेंटल कितना आता है, ये सही है। और अगर मैं इसको डिवाइड कराऊं तो रेंटल कितना आता है, ये। इसमें और इसमें सालाना कितने का फर्क है, इन दोनों का डिफरेंस लो, सालाना डिफरेंस मिल जाएगा 11,250। ये पता है कैसे निकला है, करके देखो एक बार, मुझे विश्वास नहीं, करके देख लो एक बार, यही आ रहा है। तो यही वो तुम्हारा नुकसान है जो तुमने नुकसान अलग से नहीं बुक किया, रेंटल में नेट कर दिया, रेंटल में। तो वो यही कह रहा है कि भाई लीज की वजह से नुकसान है, इसको स्प्रेड कर दो, इतनी सी बात हो जाएगी ना। भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है। ये तुमने अब आगे समझ, मुझे पता था, सुनो अब मुझे एक बात बताओ, ये इंसेंटिव मिलेगा किसको, लिखना बंद, मेरी बात सुनो, लेसी को। लेसी का एक्सपेंस कम हो जाएगा। लेसी पता है क्या करेगा, लेसी कैश रिसीव करके अपने रेंटल्स में वो भी माइनस कर देगा। आप बोले ये भी माइनस कर रहा है, वो भी, भाई यहाँ पे इनकम कम हो रही है, वहां पे एक्सपेंस कम हो जाएगा। बात समझ आ गई, वो भी क्या कर देगा, इसको स्प्रेड आउट। लॉजिकली बात क्लियर है। चलें जी, अब जदीद कह रहे हैं व्हाट इफ द आईडीसी पेड बाय लेसर इज ट्रीटेड एज एन इंसेंटिव टू लेसी, देन वो भी नेट करेगा, हैं। आईडीसी पेड बाय लेसर इज ट्रीटेड, भाई या तो इंसेंटिव होगा या आईडीसी होगी ना। आईडीसी, भाई मुझे एक बात बताओ, आईडीसी लेसर क्या लेसी को पे करता है या थर्ड पार्टी को? तो इंसेंटिव में इंसेंटिव की बात करेंगे, आईडीसी में आईडीसी की बात करेंगे। जदीद क्लियर है मेरी जान? दो अलग अलग बातें हैं ना, मिक्स नहीं करो दोनों को। भाई ये अल्लाह की कसम है, तुम्हें बताओ सही समझ आ गई ना ये वाली बात, नेटिंग वाली? अब मैं जिससे पूछूंगा ऑनलाइन वालों, आप बताओगे यहाँ, इसमें बता दो पहले दिन की, पहले दिन की या पहले साल की एंट्री बताओ इस सिनेरियो में। ऑनलाइन वालों प्लीज आप बताएं यहाँ लिख के, पहले साल की एंट्री बताओ इसमें। पहले मैं क्रेडिट करूं कितने को, 45,000 को कैश डेबिट कर दूं, कितने से, सोच के बताना, सोच के बताओ। 75,000 से। भाई ऑनलाइन वालों आप बताओ क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं? ये कह रही हैं कि सर 75,000 से कैश को डेबिट कर दें पहले साल में। मोहम्मद अली वाई कह रहा है, चसी तो उससे पूछ रहा हूँ हाँ या नहीं, तो वाई क्यों बोल रहा है? भाई जल्दी बताओ। हाँ जी, 75,000 से पहले साल
प्रताप कह रहे हैं यस, फिजा कह रही है क्वेश्चन मार्क। 1,20,000 नहीं, देखो 75,000 इज द करेक्ट आंसर। भाई पहले साल में 1,20,000 आएगा और 45 जाएगा, नहीं आई बात समझ? 1,20,000 और 45 जाएगा। तो मैंने ये कहा कि भाई अगर 1,20,000 आया और 45,000 चला गया तो 75,000 आया नेट पहले साल में। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप लोग अब जो रेंटल इनकम रिकॉर्ड करेंगे वो कितनी है? 127,980। अब तुम लोगों से मेरा सवाल है कि ये 127,980 के अंदर क्या आपकी जो इनकम है वो है? यस। और लीज इंसेंटिव का एक्सपेंस है? दोनों का नेट है। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा तो अब आपने इनकम जो ज्यादा रिकॉर्ड की है, बाकी क्या है आपका? रेंट रिसीवेबल। सही है, ये पहला साल हो गया। अच्छा अब थोड़े से टेक्निकल सवाल करूंगा मैं, 1 मिनट लिखना बंद करें, मेरी बातों का जवाब दे ऑनलाइन वालों प्लीज आप भी, क्योंकि हमने जब लॉजिकली चीजों को समझा तो लॉजिकली ही हम इसको आगे लेके चलेंगे। प्लीज लिखना बंद और मेरी बात का जवाब दो। एक इस पूरी एंट्री में, इस पूरी यस और नो में जवाब देना और सोच के, मतलब ऐसे चवल आंसर नहीं चाहिए मुझे। सवाल पहला, क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस एंट्री के अंदर 1,20,000 रुपये का पॉजिटिव है और 1,20,000 रुपये की इनकम भी है? हाँ या ना में जवाब दे दें। प्रताप कह रहे हैं यस, फिजा कह रही है यस, बाकी बच्चे ये बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि कैश नेट हुआ है ना, तो 1,20,000 रुपये आए हुए भी हैं और उसकी इनकम भी है। और एक और बात बताऊं, हाँ या ना में जवाब देना तो फिर मजा आएगा। मुझे ये लगता है इनकम 1,20,000 रुपये से ज्यादा है। क्यों का जवाब दो, क्यों? 1,20,000 से ज्यादा इनकम बुक हुई है यहाँ पर। एवरेज यानी फ्यूचर में जो रेंटल रिसीव होने उसका एवरेज भी है, तो यानी 1,20,000 की इनकम भी है, फ्यूचर के एवरेजेस भी हैं। कितनी चीजें? तीसरी चीज बता दो मान जाऊंगा, इसके अंदर तीसरी चीज भी है। लिख के बताओ ऑनलाइन वालों, तुम लोग बता सकते हो यार। प्रताप ने बता दिया, वेरी गुड यार। हाँ भाई बाकी इंसेंटिव का इनकम या एक्सपेंस? एक्सपेंस, क्योंकि वो माइनस हुआ है ना कैश में से। तो यानी सर आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हैं कि इसके अंदर तीनों की अकाउंटिंग हो गई है? जल्दी बताओ। 1,20,000 फ्यूचर के रेंटल्स का एवरेज और इंसेंटिव का एक्सपेंस, और वो कैश नेट भी हो चुका है। बाकी आपने कहा जो है मुझे लेना है। कोई मसला? ऑनलाइन वालों क्लियर है? लॉजिकली एक्सप्लेन भी कर दिया, इसमें 3 चीजें। डन यहां तक? हाँ जी, चलें आप अपने पास हेडिंग डालें, व्हाट इंक्लूड्स लीज पेमेंट्स। भाई लेसी भी लेस करेगा, रीजन अभी बताया कि उसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई जैसे इसकी इनकम कम हो गई है, उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो वो भी स्प्रेड हो जाएगा ना। व्हाट इंक्लूड्स लीज पेमेंट्स?
हाँ जी, ये मैंने आपको कहीं मरतबा अपने तरीके से पढ़ाया, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई की ग्रिप कैसी आई है फारस के ऊपर। आ जाओ। ये अंग्रेजी हमें ये बताती है कि लीज पेमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। सही है जी, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी व्हाट इंक्लूड्स लीज पेमेंट्स। चलें, इधर फोकस लिखना बंद, ये सब आपको वैसे ही पता है, बुक में भी है, खाली ये देख लें क्योंकि मैंने स्टडी टेक्स्ट को भी थोड़ा सा आपसे अलाइन किया हुआ है ना। इधर देखिएगा प्लीज़ फोकस के साथ, और मैं इसमें एक जो चीज़ रेफर करूँगा, आप देखो जादुई तरीके से आपको, जैसे जो बच्चे ऑडिट पढ़ रहे हैं उससे उनको वैसे भी पता होगा कि हम जब भी ऑडिट को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं, बुक में देखते हैं, आया समझ आता है कि ये लिखा हुआ है। सेम इज द केस विद IFRS। इधर देख लो, लीज पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो कि लेसी करेगा किसको। मैंने पहली क्लास में बात कही थी, आगे की थी नहीं की थी, आगे देखो, रिलेटिंग टू राइट ऑफ यूज ऑफ, किसके लिए, लीज टर्म के लिए, क्योंकि एक बाउंड्री है ना जिसके अंदर ये आता है, जिसके अंदर ये आता है। अच्छा भाई, पहला फिक्स पेमेंट्स इंक्लूडिंग इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स लेस एनी लीज इंसेंटिव्स। बात समझ आई कि जो लीज इंसेंटिव है वो तो हट जाते हैं ना यहां से, यहां तक कोई मसला। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक कोई मसला? अभी सिखाया पूरा, आगे चलें। वेरिएबल लीज पेमेंट्स डेट डिपेंड ऑन अ इंडेक्स और रेट, ये बता देता हूं, एग्रीमेंट में लिख दे क्योंकि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट ये अंग्रेजी है तो बता रहा हूं। एक आपको लिख के दे दे कि हर साल जितनी इन्फ्लेशन होगी उतने से रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेंडल इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने उसको इस तरीके से कवर किया है कि हर साल 10% से इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट डिपेंड ऑन द इंडेक्स और द रेट, यानी हमने कहा जितना कायबोर होगा उसके हिसाब से रेंटल ऊपर चला जाएगा, कोई मसला, पक्की बात है। इधर देखें, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। क्या ये लीज पेमेंट में आता है? अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन है, एंड लिखा हुआ है पेमेंट्स ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ लीज टर्म रिफ्लेक्ट द लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। एग्जाम्पल देता हूं, आपने लेसी को ऑप्शन दिया कि चाहो तो 5 साल की लीज 3 साल में खत्म कर देना, पर जब तीसरे साल के आखिर में जब तुम यहां से मुंह उठा के जाओगे ना तो इतने तुम्हें एडिशनल पैसे देने होंगे। आज ही तुम्हें यह बात पता है कि लेसी 3 साल बाद चला जाएगा, तो क्या तुम्हें पता है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? यस। तो क्या तुम्हारा वो जो पेनल्टी है उस पर राइट बन गया? यस। तो क्या वो लीज पेमेंट्स में होना चाहिए? यस। उसको भी डाल देना, वो भी आपका रिसीवेबल है, बात समझ आई, और उसका पेएबल है। तो लेसी जब राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट निकाल रहा होगा ना तो ये भी चिपका देगा, कोई इशू? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक कोई मसला? हाँ, वो डाल देगा। अगर आपको रेंटल अलग से दिए हुए ना तो रेंटल के अंदर ये नहीं होगा, ये अलग होगा। सही है, अपार्ट फ्रॉम रेंटल है, क्योंकि रेंटल तो फिक्स पेमेंट्स आ गई ना ऊपर। क्लियर है? क्योंकि भाई लॉजिकल सी बात है ना, पेनल्टी तो फेयर वैल्यू के अलावा है, नहीं बात समझ, पेनल्टी फेयर वैल्यू के अलावा है, तो ये अलग से ऐड होगा NIFL में, क्योंकि फेयर वैल्यू के रिकवरी के अलावा ये आप कह रहे हैं भाई ये तो देना ही है, अगर यहां से तुम दफा हुए तो ये भी दे के जाओगे। रेंटल्स कैलकुलेट करते वक्त वी विल नॉट कंसिडर दिस पेनल्टी, क्योंकि देखो फेयर वैल्यू के अंदर तो पेनल्टी होगी नहीं ना, वो तो उसके ओवर एंड अबव है, तो मैं अपना NIFL ज्यादा से बुक कर लूंगा, और लेसी जो है अपना पेबल ज्यादा करेगा, और वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ROU इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी आप प्रेजेंट वैल्यू में डाल के चिपका देंगे, क्योंकि रेंटल में तो शामिल नहीं होगा। ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों। चलें आगे, हमने कहा और देख लेते हैं। फिर वो कह रहा है, जो बड़ी अहम बात कह रहा है, लीज पेमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड
फॉर लेसी। अब लेसी की बात, पहले तो वो ऊपर दोनों की बातें कर रहा है, अब किसकी बात कर रहा है? अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, ये बताया मैंने। अमाउंट, हाँ अब देखो ऊपर रेजिडुअल वैल्यू की कहीं बात नहीं हुई है, वो बोल रहा है अब नीचे लेसी के लिए एक और अमाउंट पेबल बन जाएगी, एक और अमाउंट पेबल बन जाएगी। कब? जब ज्यादा गारंटी कर देगा या एक्सपेक्टेड टू बी पेड होगी उसकी, तो वो भी ऐड कर देना, लिख के दे रहा है ये अंग्रेजी से इन लाइन हो गए। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं व्हाट इंक्लूड्स लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है? आप बोलेंगे रेंटल, और रेंटल में जो भी चेंज है और रेट पे डिपेंड करता है, वो यानी इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। बार्गेन परचेज ऑप्शन इफ एनी, टर्मिनेशन पेनल्टीज इफ एनी, और रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। यहां तक बात क्लियर? ऊपर की चार बातें दोनों के लिए, नीचे की पहली बात लेसी के लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत मेहनत से पढ़ा है ये, बिल्कुल एक एक चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अब जो भी वो तुम्हारी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट में सब प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके यहां तक पहुंचाया है, और पहले ये कराता था तुम बोलते पता नहीं क्या है, पर एटलीस्ट समझ आ रहा है कि हुआ क्या हुआ है और किस बेस पे हुआ हुआ है, क्लैरिटी है। आगे सुनिए जी, फिर आगे लिखा हुआ है फॉर लेसर, यानी अब सिर्फ किसकी बात हो रही है? अच्छा मेरे साथ बोलोगे ऊपर की चार बातें दोनों के लिए, अब ये दो बातें अलग अलग हैं। इधर देखिएगा, ये तुम लोगों ने बता दिया, मजा आ जाएगा। वो कह रहा है फॉर लेसर, लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू द लेसर बाय द लेसी, टू द लेसर बाय द लेसी। बोल रहा है लेसर के लिए भी लीज पेमेंट है अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू की गारंटी किसने दी हो? लेसी ने, या लेसी से रिलेटेड किसी थर्ड पार्टी ने, या लेसी से रिलेटेड किसी पार्टी ने। लेट्स से मैं बैठा हूं, मैं लेसी हूं, आप लेसर हैं, मेरे मामू ने कह दिया, मेरे ससुर ने कह दिया मैं बैठा हूं, दे देगा पैसे, मसला नहीं है। ये पार्टी रिलेटेड टू मी है, रिलेटेड टू मी है, ऐसा ही है। अच्छा फिर आगे लिख के देता है और थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, यानी लेसर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी गारंटी दे दी है मोहब्बत में, क्या भाई मैं बैठा हूं दे देगा पैसे, मसले वाली बात नहीं है। बैंक हो गया, बैंक हो गया। आगे दैट इज फाइनेंशियली केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग द ऑब्लिगेशन अंडर द गारंटी। अब ऐसा भी नहीं रात चलते हुए कोई भी उठा के बोलते गारंटी दे रहा हूं, भाई उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो पैसे पे कर सकता है। अच्छा आप जरा मेरी बात समझें, इसमें इतनी बारीक चीज़ है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम तो एडवाइसेस दे रहे होते हैं उसके ऊपर। समझने की बात यह है कि वो देखो नीचे लिख के दे रहा है, लेसी के लिए लिख के देता है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। यहां पे कह रहा है एक्सपेक्टेशन को बाहर में डालो, गारंटी दे दी वो तुम्हारे लिए रिसीवेबल है, गारंटी दे दी वो तुम्हारे लिए रिसीवेबल है। ये देखो ना लीज पेमेंट्स की बात कर रहा है, फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइडेड टू द लेसर। ये तो नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड बाय द लेसी, ये लिखा हुआ है, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि गारंटी। तो वो क्या, आप खुद याद करें, आप जब NIFL निकालते हैं, NIFL, तो NIFL के अंदर रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू के साथ रेजिडुअल वैल्यू भी ऐड करते हैं। तो गारंटीड और अनगारंटीड दोनों, गारंटीड और अनगारंटीड दोनों, याद आ रहा है? और गारंटीड और अनगारंटीड दोनों इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि भले वो एक्सपेक्टेड पे नहीं करे पर लीज पेमेंट का पार्ट है, सिर्फ उसने गारंटी कर दी इतना काफी है, वो तुम्हारे लिए लीज पेमेंट बन गई। पर लेसी के लिए वो लीज पेमेंट तब बनेगी जब उसके लिए एक्सपेक्टेड होगा। अब लेट्स से रेजिडुअल वैल्यू आखिर में एक्सपेक्टेड है 75, मैंने गारंटी की हुई है 60, मैंने गारंटी की हुई है 60 रुपीज की। तो मुझे एक बात बताओ, लेसी कुछ करेगा? नहीं करेगा, नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड। लीज पेमेंट्स ऑफ लेसी में नहीं आएगा, पर क्या लीज पेमेंट्स ऑफ लेसर में आएगा? कितना, 60 या 75? अभी 60 की बात कर रही है, फिलहाल किसकी बात कर रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटीज प्रोवाइडेड टू द लेसर बाय द लेसी। यहां तक बात क्लियर है? यानी अब देखें बहुत क्लियर लाइन है, इधर लीज पेमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लीज पेमेंट की बात हो रही है। और लीज पेमेंट के अंदर भी वो बात हो रही है कि जो कि गारंटी की है किसने? लेसी ने। अभी अनगारंटीड की बात
तो क्या हम ये कहें आज की क्लास में, इसको कॉपी करने के बाद हम लिख लेंगे बाद में, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट अ लीज पेमेंट? अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट अ लीज पेमेंट। पर सर आपने तो रिसीवेबल डलवाया था, वो अभी प्रूव कर रहा हूं, पर अभी अगेन वापस से साइड में लिख लो बस कहीं, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट अ लीज पेमेंट। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट अ लीज पेमेंट। हाँ जी, वापस से, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज नॉट अ लीज पेमेंट। पर आपने सर हमें रिसीवेबल में डलवाया था। चलो यहां तक तो बात तय हो गई ना कि जो लेसी ने गारंटी किया वो तो आएगा, जो नहीं किया उसका बता देता हूं अभी वो कहां से कवर है। चलो आज के बाद मैं आपसे पूछूं लेसी के लिए लीज पेमेंट क्या क्या है, एक एक करके मेरे साथ बोलेंगे। लेसी के लिए लीज पेमेंट, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल सवाल पर पूछ गया तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर लेसी के लिए लीज पेमेंट क्या क्या है? पहला, फिक्स पेमेंट्स, वेरी गुड। दूसरा, वेरिएबल लीज पेमेंट डिपेंड ऑन द इंडेक्स और रेट। तीसरा, बीपीओ। चौथा, पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज इफ एक्सपेक्टेड टू बी पेड। ऐसा ही है, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। 5 चीजें साइड में हो गए। बात क्लियर है? चलो आगे। मैंने कहा लेसर के लिए फिक्स पेमेंट, वेरिएबल पेमेंट्स, बार्गेन परचेज ऑप्शन इफ एनी, टर्मिनेशन पेनल्टी इफ एनी। ये तो चारों के लिए सेम था। अच्छा, यहां पे रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड या सिर्फ गारंटी? चाहे एक्सपेक्टेड हो, गारंटी है लीज। अच्छा, अब इसको लॉजिकल भी सोचो, गारंटी है इसलिए लीज पेमेंट इसलिए क्योंकि डेफिनेटली मिलेगी, लेसर को डेफिनेटली मिलेगी, चाहे मार्केट दे दे या वो दे दे, उसके लिए डेफिनेट है। लेसी के लिए तो डेफिनेट तब नहीं है ना जब मार्केट से ना मिले, तो इसलिए बोल रहा है, उसको बोल रहा है लेसी को, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें लगता है पे करना पड़ेगा तो डालो। लेसर को कह रहा भाई तुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, तू क्यों पंचायत कर रहा है? कौन सा पोर्शन बच गया है? अनगारंटीड। ऑनलाइन वालों यहां तक बात क्लियर है? जल्दी बता दो जी प्लीज यार। यूजीआर भी बाकी है, देखो अब ये फिर हम स्ट्रीमलाइंड है क्योंकि इतना आसान नहीं था ये पढ़ना। तुम्हें मिल गया ये बिल्कुल प्लेट में। अब इसको रीड कर लेते हैं। आ जाओ, मैंने वापस से ये खोला अपना आईएफआरएस और स्टडी टेक्स्ट और आगे लेके चलते हैं। यहां पे एक चीज लिखी हुई है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तुम देखना लिंकेज कहां से निकालता हूं मैं। ये क्या लिखी हुई है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। ये कोई नाम सुना है तुमने? नाम सुना हुआ है? हाँ, अब याद रखिएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का नाम याद रखिएगा। तुम देखो लॉजिक कहां से बनाई है मैंने, इधर देखना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज इज द सम ऑफ, पहला क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल। अब तुम्हें तुम्हारी मतलब सबसे अजीज की कसम है, लीज पेमेंट ऊपर सिखा दिया। किसके लिए? लेसर के लिए। उसके अंदर गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, हाँ या नहीं? देखो इसमें अगर बित के होना पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, ऊपर तुमने अभी मुझे बोला। अब देखो, एंड एनी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अकरिंग टू दी। अच्छा, अब बोल क्या है पता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए जो पूरे पैसे फंसे हुए हैं, जो पूरे पैसे। अब देखो आपको मैजिक है ना ये, मैं तो बता रहा हूं ना कि मतलब मुझे तो इश्क है ना ये रीड करने से, आईएफआरएस से, क्योंकि मेरे पास तो जिंदगी में कुछ था ही नहीं सिवाय इसके। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ऊपर इसने बोला लीज पेमेंट, लीज पेमेंट समझ गए? लीज पेमेंट में फिक्स पेमेंट है, वेरिएबल डिपेंड ऑन द इंडेक्स और रेट है, बीपीओ है, टर्मिनेशन है, गारंटीड है। गारंटीड है, अनगारंटीड। फिर बोलता हो तुम्हें बताता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पूरे पैसे कितने फंसे हुए। बोल रहा लीज पेमेंट जो लेसर को मिलेंगी और अनगारंटीड। नहीं सर, आपने हमें एनआईएफएल में बोला था, ये आप गेम कर रहे हैं। आपने हमें क्या बोला था? ये क्या है? जीआईएफएल। हम किसकी बात कर रहे थे? वापस से, ये क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैंने अभी प्रूफ कर दिया कि एनआईएफएल है तो बात मैच हो जाएगी। ये किसकी बात हो रही है इसे बताओ? हम किसकी बात कर रहे हैं? आ जाओ जी। हमने ये कहा कि भाई हम यहां गए, इधर यहां पे देखो आपको एक हेडिंग दिख रही है,
देख लें प्लीज, इसको रीड करें बस, यानी तुम रीड कर लो लाउडली थोड़ा। अच्छा, आप बोल रहा है NIFL वो अमाउंट है जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डिस्काउंटिंग है। NIFL वो अमाउंट है जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डिस्काउंटिंग है। अच्छा, अब कंक्लूड कर दूं तो GIFL जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें लीज पेमेंट्स हैं और अनगारंटीड है, तो दोनों है। तो दिस इज द लॉजिक विच आई डेवलप्ड। वहां से यहां तक की कहानी है, पर हमने पता यूं चले थे, हम यूं चले थे क्योंकि ऐसे समझाना ज्यादा आसान था। तो ये तो खैर पिछले 7-8 सालों की मेहनत है जो तुम्हें ये पता लगा दिया कि मैंने ये चलता है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि लीज पेमेंट के अंदर UGRV होती है? नहीं, UGRV पर ग्रॉस पेमेंट्स के अंदर होती है और NIFL में होती है। यस, दैट वाज द रीजन बिहाइंड। मैं कब से कह रहा था कि NIFL के अंदर रेजिडुअल वैल्यू चाहे गारंटी हो वो आती है, क्योंकि वो GIFL से ड्राइव हुई है। बात समझ आई? कॉपी करें इसको जल्दी। लिखें, ये लिख। मैं तो बोल रहा हूँ जब आपने पूरा कॉपी किया है तो आप जब रिवीजन करेंगे तो फिर यहीं पे होना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कॉन्सेप्ट क्लियर है ये वाला? प्लीज बताओ। हाँ, प्रिंट करवा लेंगे तो हटा दें हम इसको। अभी नहीं कर रहे कोई भी, सब तस्वीर ले रहे हैं। चलें जी, ओके, हम फिर आगे चलते हैं। भाई हमने ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी कवर कर लिया भाई। अच्छा, जब थ्योरी खेल रहे हैं आप तो हम एक और चीज़ सोच रहे हैं कर लें तुम्हारे साथ। सही है जी, हेडिंग डाल दो अपने पास, आइडेंटिफाइंग लीज। हाँ भाई, हेडिंग डालने अपने पास आइडेंटिफाइंग भाई, हेडिंग डाल दिया आपने? अच्छा, अभी मुद्दा यह है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं देखूं और उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के मुझे समझ आना चाहिए कि उसके अंदर लीज है या नहीं है। तो बात यह है, सही जी। अगेन मैं कह रहा हूं किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर मैं देखूं और उसको देख के मुझे पता लगे कि उसके अंदर लीज है या नहीं, हम बात ये करने वाले हैं अभी की क्लास में और अभी कुछ टाइम के लिए। मैंने कहा, वो बोल रहा IFRS 16 ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो, तो ये हमने हाईलाइट कर दिया। क्या कहता है? जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो तो एंटिटी जो है असेस करे कि वेदर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज है या नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। सही है जी। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तुम लोगों के लिए, जैसे हमने अपनी वर्कबुक में किया हुआ अपने पास। फिर वो बोलता ही है कि अगर ये देखना चाहते हो कि लीज है या नहीं है, सही जी, तो आपने ये चीजें देखनी है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वे, वो बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज तब होगी जब राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट हो फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन। अच्छा, अब इसमें मैं दो अहम बातें निकालता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, मतलब मैं एग्जामिनर हूं तो ऐसा सवाल दूं, पूरी थ्योरी दूं, बोलूं बताओ लीज है या नहीं है? हाँ, तो कुछ भी आ सकता है ना, मैं तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ भाई। आपको पूरी अकाउंटिंग सिखा दी, अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सिखा रहा हूँ। लीज खत्म, सीधा सीधा हिसाब किताब है। हाँ, सैटरडे को
जो बकाया के पास पेपर हैं। दो आप दूसरा ऑप्शन भी दे सकता हूँ, आप बोलें तो मैं सैटरडे को ऑफ करूँ और फिर मैं सारे पास पेपर वीडियो दे दूँ। कल नहीं रख रहा मैं, कल असल में EY का वो क्रिकेट मैच है तो इसलिए वो जाना लाजमी है ना। हाँ नहीं, प्रायोरिटी तो यही है, पर मसला ये है कि सैटरडे को रखूँगा ना। ओह, रख लो, सुबह 9 बजे रख लेंगे। शाम में नहीं, फिर शाम में तो क्रिकेट है। अच्छा, खुद को सोना है, खुद को पार्टी करनी है यहाँ पे, मतलब उस्ताद थोड़ा सा नहीं जाए, हम तो मतलब अपनी उसके लिए जा रहे हैं ना। वो भी डाल दूंगा, वो तो बंदे हुए हैं मेरे पास, दे दूंगा इधर। अच्छा इधर देखो, कॉन्ट्रैक्ट लीज कहलाएगा और उसके अंदर लीज तब होगी जब ये दो जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किए ना, जब आप सामने वाले को क्या दे दें, राइट टू कंट्रोल, सही है जी, ये हो और ये हो, स्टैंडर्ड इन दोनों पे बातें करता है, राइट टू कंट्रोल। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय आइडेंटिफाइड एसेट? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय आइडेंटिफाइड एसेट? अच्छा, आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब है एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड हो और लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स ना हो। अब ये इतनी टेक्निकल बातें हैं तो मैं तुम्हें एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। वो बोलता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये देखना चाहते हो कि लीज है या नहीं है, पहले देख लो एसेट आइडेंटिफाइड है या नहीं है, क्योंकि किसी चीज की लीज होती है ना, अभी लिखे नहीं, अभी मेरी बातों को सीखें समझें, किसी चीज की लीज होती है ना। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, एक हमारा क्लाइंट था सेल्सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, उसकी पूरी अकाउंटिंग रिवैम करने का जो है ना असाइनमेंट मेरे पास आया था, क्योंकि वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जा रही थी, लिस्टिंग में जा रही थी, नहीं पब्लिक लिस्टेड होने जा रही थी, तो उससे पहले उसको अकाउंट्स बिल्कुल पप्पू बनाने थे, IFRS के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। वो अब तक अकाउंटिंग नहीं कर रहा था, वो जैसे ही बिजनेस ग्रो होता गया तो वो फैलता गया, उसकी अकाउंटिंग फैलती गई, तो हमें उसकी अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी थी, IFRS के हिसाब से। अच्छा, मैंने जब उनसे बहस की तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ये लीज है, मैं कह रहा था लीज नहीं है, वो कह रहे हैं लीज है, मैं कह रहा हूँ लीज नहीं है, तो वो मुझे कह रहा है आपको पता है या मुझे पता? मैंने कहा मुझे पता, क्योंकि मैं इसमें इन हूँ, आप तो CFO हैं, आप बिजनेस करना जानते हैं, मैं अकाउंटिंग करना जानता हूँ, मुझसे नहीं करें इसमें। उसे मतलब आओ बताओ कैसे। पहले मैंने उसके सामने ये डेफिनेशन रखी, दो बातें हैं इसके अंदर, राइट टू कंट्रोल और आइडेंटिफाइड एसेट। जल्दी बताओ, राइट टू कंट्रोल और, बहस चल रही है मेरे बीच में, राइट टू कंट्रोल आइडेंटिफाइड एसेट। मैंने बोला चलो भाई पहले हम आइडेंटिफाइड एसेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आइडेंटिफाइड एसेट की। मैंने कहा भाई मुझे पता बहस किस पे चल रही थी, आप नीचे आर्थर लॉरेंस वाले को देखते हैं जो सुजुकी आ रही होती है, आर्थर लॉरेंस वाले को देखते हैं ना, सुजुकी आती है, लोग उतारती है, चली जाती है, सुजुकी आती है, लोग उतारती है। सुजुकी क्या है? व्हीकल एसेट, आइडेंटिफाइड एसेट, ऐसा है या नहीं है भाई? सुजुकी व्हीकल है, आइडेंटिफाइड एसेट है ना, मतलब कहाँ बैठ के आ रहे हैं, यही है ना। अब बात समझो, आइडेंटिफाइड एसेट है। अब सुनो, कहने का मतलब ये था मेरा उसको, वो कह रहा है कि ये लीज है, क्यों? क्योंकि ये रेंटल देते थे महाना, महीने का क्या देते हैं? रेंटल। मैंने कहा तुम ये बताओ कि जो सामने वाला तुम्हारा लेसर है या सप्लायर है, क्या पक्का पता है तुम्हें यही वैन भेजेगा? उसने बोला नहीं, उसका खाली रूट है कि यहां से यहां तक आएगी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। एसेट आइडेंटिफाइड का मतलब है ये लैपटॉप तो मतलब ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर तो मतलब ये कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइड एसेट। उसकी लीज होती है, हवा में लीज नहीं होती है। उसने कहा दूसरी एग्जांपल दो। मैंने कहा आओ तुम्हें बताते हैं एग्जांपल। मैंने कहा भाई मैं लेट से डॉलमेन सिटी मॉल गया, वहां पे आपने देखे होंगे ढिये लगे हुए होते हैं, ढिये लगे हुए होते हैं। अच्छा, वो ढिये लगाने के लिए जगह रेंट पे मिलती है, जगह, क्या वो जगह आइडेंटिफाइड स्पेस है? क्या वो जगह आइडेंटिफाइड स्पेस है? क्या मैं उसका किराया दूंगा? अब तक लीज लग रहा है, अब तक लीज लग रहा है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, अब तक लीज लगता है, हाँ या नहीं? अब तक बता दो प्लीज। ओके, लगता है। अब आगे सुनो, ये जो डॉलमेन सिटी मॉल वाले लोग हैं,
उन्होंने उनको कहा हुआ है बेटा हमारा जब भी दिल चाहेगा यहाँ पे नीचे कॉन्सर्ट होगा, कोई इवेंट होगा, तुम्हें उठा के साइड में कर देंगे, तुम्हें उठा के नीचे लिखा हुआ है लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स ना हो। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट का मतलब यह है कि गुद्दी से उठा के साइड में किया और लेसर को कोई कॉस्ट इनकर नहीं हुई। हाँ, अगर ऐसा हो कि साइड में करने के लिए कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि उससे बेनिफिट नहीं हो, तो वो कभी जिंदगी में नहीं करेगा, वो कभी जिंदगी में नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल है, हमने ARTD के 2 फ्लोर रेंट पे लिए हुए, ARTD के 2 फ्लोर, ये बोल के मैं चुप हो जाऊंगा और मैं रेंटल देता हूं, क्या ये लीज है? यस बिल्कुल है, आइडेंटिफाइड स्पेस है, रेंटल दे रहा हूं। फिर मैंने अपने आप से दूसरा सवाल पूछा, क्या उस मकान मालिक के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स है? नहीं है, इतनी जल्दी उसको मिलेगा ही नहीं कोई और, क्योंकि हमने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन की हुई है। उसको अगर किसी और को रेंट पे देना होगा तो उसका खर्चा आएगा ज्यादा, तो उसके लिए सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स फायदेमंद नहीं है। तो क्या वो ये हरकत करेगा? एक्सपेक्टेड है, नहीं करेगा। तो क्या ARTD के लिए ये 2 फ्लोर का किराया लीज की अकाउंटिंग में आता है? क्या मैं राइट और यूज ऑफ एसेट बुक करूंगा? यस। पहले बताओ ये बात समझ आई? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात समझ आई जल्दी से। तो दिस इज हाउ यू डिटरमाइन वेदर दिस इज अ लीज और नॉट। एक और एग्जांपल आज तुम लोग बताना, ये तो मैं सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रहा हूं जो मेरे साथ हुई हैं। इधर मैंने कहा कि मेरी एक क्लाइंट है ट्राई स्टार ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, वो क्या करता है, शेल के जो पेट्रोल है यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के वहाँ डिपूज पे जाता है, और उनकी स्पेसिफिक स्पेशलाइज व्हीकल इसलिए है कि वो पेट्रोल लेके आए जाएं। मैंने क्या बोला? स्पेसिफिक स्पेशलाइज व्हीकल्स हैं कि पेट्रोल को लेकर आए हो जाएं। सही है जी। अच्छा, शेल वाले ट्राई स्टार को कॉल करते हैं कि भाई टैंकर भेजो, यहाँ से मारीपुर जाना है, ठट्टा जाना है, सजावल जाना है, हैदराबाद जाना है, व्हीकल भेजो। तो ये बोलते हैं व्हीकल का हम किराया लेंगे। क्या ये लीज है? क्यों? वेरी गुड। जरूरी नहीं है कि हर दफा एक ही व्हीकल जाए, उसकी विश है कोई भी भेज दे। अगर यही, भाई ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये लीज है या नहीं है जल्दी से? जरूरी नहीं है ना कि वही जाएगी। अच्छा, व्हाट इफ शेल वाला बोले भाई यही 3 है, ला के खड़ी करो हमारे पास, ला के खड़ी करो हमारे पास, हम चलाएंगे इसको, ये हमारी हैं। अच्छा, हमने कहा कि चलो ये तुम्हारी हैं, प्लीज सुनना अभी, यहाँ ये तुम्हारी, तुम्हारे पास खड़ी कर दी हमने। क्या आइडेंटिफाइड एसेट हो गया? यस, पहला टिक हो गया। फिर मैंने कहा बेटा तुम्हारे पास तो रहेंगी, आइडेंटिफाइड एसेट है, मेरी परमिशन के बगैर तुम इसको इधर उधर नहीं करोगे। यानी लेट्स से तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे इसको सिजावल भेजना है, तो हो सकता है मैं मना कर दूं, क्योंकि भाई मैं वेयर एंड टीयर नहीं जाता अपनी व्हीकल का, इतना करीब करीब का है तो सही है। क्या ये लीज है? क्यों नहीं? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। हाँ, राइट टू कंट्रोल नहीं है, राइट टू कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात भी बता दी, राइट टू कंट्रोल का मतलब है आपका एसेट, आप कुछ भी करें। अब ये हमारे पास 2 फ्लोर हैं, हम ऊपर नाचें, कुछ भी करें, खाना खाएं, हमारी मर्जी है ना भाई। क्या राइट टू कंट्रोल है? कल को वो आए बोले नहीं मेरे बाद इस वक्त पे तुम ऊपर नहीं जाओगे, तो भाई क्यों नहीं जाओगे यार? मतलब पैसे दे रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो राइट टू कंट्रोल और आइडेंटिफाइड एसेट में तमीज और तहजीब आ गई। ये 2 मिल जाए तो बोलना लीज है, ये 2 नहीं हो तो बोलना लीज नहीं है। कॉन्सेप्चुअली समझ आया? व्हाट वी कैन कॉल अ लीज। क्लियर है? चलें जी, ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो क्लियर है? वेरी गुड। तो यहां पे आपका लीज होता है समाप्त, दोनों मीट होनी चाहिए। भाई मैंने अभी क्या कहा? अगर आइडेंटिफाइड एसेट है और राइट टू कंट्रोल नहीं है तो फिर कैसा फायदा? राइट टू यूज क्या है? यू डोंट हैव राइट टू यूज ना, तो आप अकाउंटिंग तो करेंगे, किराया पे करेंगे, खत्म। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लीज। चलिए जी, क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमारे कुछ पास पेपर रह गए, तो मैं कल आज आपको 1-2 दे देता हूँ, वो अपलोड कर दूंगा कल के लिए, और फिर बचे हुए हम कब कर लेंगे? सैटरडे को, और फिर लीज खत्म, और फिर हम नई दुनिया में एंटर हो जाएंगे कंसोलिडेशन की। सही है? चलें जी, मिलते हैं।
PDF भेज देता हूँ। हाँ मंडे को तो ऑफ है, जाहिर सी बात है, पर इंशाल्लाह तुम गुड न्यूज़ दोगे सब। सही जी, अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को। आइडेंटिफाइड एसेट में .2 में लेसी है या लेसर? लेसर के पास ना जानी, लेसर है, लेसर है, सही है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।